जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका यूपीएससी 360 के इस इकोनॉमिक्स सीरीज के लेक्चर में। हमने पिछले लेक्चर्स में कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में डिस्कशन किया, जैसे कि डिजिटल ट्रांजैक्शन। डिजिटल ट्रांजैक्शन में फियाट मनी क्या होता है, उसके बाद बैंक मनी, देन इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के बारे में हम लोग देख रहे थे। तो उसी लेक्चर के कंटिन्यूएशन में ये लेक्चर है। तो हम लोग इस लेक्चर में बात करेंगे कि किस तरह से जो डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसफ़र है उसको अच्छी तरह से जानेंगे, और जो एटीएम्स होते हैं उससे रिलेटेड जो भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट जो हो सकता है, हम यहाँ पे सारे पॉइंट को डिस्कस कर लेंगे। तो दोस्तों बने रहिए इस पूरे वीडियो के साथ। तो चलिए बिना कोई समय व्यर्थ करते हुए हम टॉपिक पे चलते हैं। तो अब तक हमने देखा था कि फियाट मनी क्या होता है फियाट मनी के बाद जो है बैंक मनी और देन इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर। तो दोस्तों हमने ये भी देख लिया था कि किस तरह से रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट होता है एंड और नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर होता है। ये दोनों के दोनों जो पेमेंट मोड ऑफ ट्रांसफर है, जो वन बैंक टू अनदर बैंक में ट्रांसफर होता है, ये आरबीआई के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। दूसरा होता है एनपीसीआईएस इमीडिएट पेमेंट सर्विस यानी आईएमपीएस। तो ये एक नॉन प्रॉफिट कंपनी है जो बैंकों के द्वारा बनाया गया है। तो उसने एक पेमेंट प्लेटफॉर्म बनाया है। तो नेशनल पेमेंट जो कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, तो उसके द्वारा एक पेमेंट मेथड बनाया गया है जिसका नाम है यूपीआई। इस यूपीआई मेथड से जो है कि किसी भी बैंक में अपने मोबाइल से आप ट्रांसफर कर सकते हैं। और एनपीसीआई का अपना खुद का ऐप है जिसको बोलते हैं भीम, यानी भारत इंटरफेस फॉर मनी। और वैसे सारे बैंक्स जो भी हैं तो उनका अपना अपना पेमेंट ऐप है, जैसे कि एसबीआई के लिए एसबीआई बडी, एक्सिस के लिए एक्सिस बैंक के लिए एक्सिस पे। तो ये सब कुछ इम्पोर्टेंस था। आगे भी देखेंगे बहुत सारे मिसलेनियस टर्म्स, जैसे कि क्लियरिंग सर्विस में तो आरबीआई का अपना जो क्लियरिंग सर्विस है, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस ईसीएस, और एनपीसीआईएस का अपना जैसे नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग सर्विस नाच। ये बेसिकली हेल्प करता है किसमें, आप अगर आपको किसी तरह का बिल पेमेंट करना है, यूटिलिटी बिल्स, या किसी को सैलरी पेमेंट करना है, तो इस क्लियरिंग सर्विस से आप पेमेंट कर सकते हैं। या आप एलआईसी के लिए जो है कि आप प्रीमियम पे करना चाहते हैं, तो इस क्लियरिंग सर्विस से आप आराम से पेमेंट कर सकते हैं, यानी कि ऑटोमेटिकली पेड फ्रॉम बैंक अकाउंट। दूसरा है पेमेंट ऑपरेटर, पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर्स, प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स। ये जैसे कि एनपीसीआईएस, पेटीएम, अमेजन पे, वेस्टर्न यूनियन। तो ये सब जितने भी सारे जो पेमेंट मेथड है, इसका काम क्या है, एक पेमेंट इंस्ट्रूमेंट बोल सकते हैं। तो इसका काम है मनी का ट्रांसफर करना। तो मनी का ट्रांसफर करना है तो इसके लिए क्या होगा कि सबसे पहले इसको आरबीआई से आरबीआई के साथ रजिस्टर करना होगा। तो ये जो पावर आता है आरबीआई के पास कहाँ से आता है, तो ये पावर आता है आपका पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007 से। उसके बाद है कि कार्ड पेमेंट गेटवे। तो आप जानते हैं मास्टर कार्ड, वीजा कार्ड और एनपीसीआईएस का अपना जो रुपए कार्ड है, ये एक गेटवे प्रोवाइड करता है ताकि आप कहीं भी पेमेंट कर सकते हैं। उसके बाद पिछले जो लेक्चर्स था उसमें हमने जो पढ़ा था, तो उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं जिसे मैं चाहता हूं कि आप लोग सॉल्व करें। वीडियो पॉज करें और इसको जरूर कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दें। तो इसमें करेक्ट स्टेटमेंट जो है फाइंड करना है। कहता है भीम ऐप अलाउज द यूजर्स टू ट्रांसफर मनी टू एनीवन विथ यूपीआई इनेबल बैंक अकाउंट। अगला क्वेश्चन जो स्टेटमेंट हो क्या बोलता है कि while a cheap debit card and has 4 factors of authentication, Bhim app has only 2 factors of authentication। तो ये जो क्वेश्चन है ये तो काफ़ी टफ होगा, क्योंकि आपको ये पता नहीं चल पा रहा होगा कि ये कितना फैक्टर्स ऑफ ऑथेंटिकेशन है। तो 3 फैक्टर्स ऑफ ऑथेंटिकेशन होता है। तो ये जो है कि हमारा जो दूसरा स्टेटमेंट हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा।
तो दूसरा स्टेटमेंट जहाँ भी होगा दोस्तों, उसको आप क्या कर दें, अगर कट करते हैं तो कौन सा बच जाएगा। उसके बाद ओनली वन स्टेटमेंट, ये क्या बोलता है इसको देखते हैं। कहता है कि भीम ऐप अलाउस द यूजर्स टू ट्रांसफर मनी टू एनीवन हु इनेबल बैंक अकाउंट। यानी आपका अगर किसी बैंक में अकाउंट है तो आप अपने जो मोबाइल है उससे आप क्या कर सकते हैं, किसी के अकाउंट में आप मनी को ट्रांसफर कर सकते हैं। तो आपका इस एलिमिनेशन मेथड से ये आपका मिल गया। चलिए कुछ आगे हम बढ़ते हैं टॉपिक की ओर। ये जैसे सपोज कि अगर कोई एक्सिस बैंक है और वो चाहे वो अपना नेटवर्क फैलाना चाहता है, तो क्या करेगा कि इस तरह का मतलब एक कार्ड स्वैपिंग मशीन दे देगा और वो इस तरह से मतलब कार्ड स्वैपिंग मशीन जो है कि सारे मर्चेंट के पास दे देगा और इस तरह से वो चाहेगा कि उस मतलब जो बैंकिंग ऑपरेशन है वो क्या होगा, बढ़ेगा। बट ऐसा जो है काफ़ी स्लो प्रोसेस हो जाएगा, यानी डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स बढ़ जाएगा, यानी कि एक ही काम के लिए जो है कि बहुत सारा काम करना पड़ जाएगा। तो ये अगर सपोज कि एसबीआई के लिए जो है कि ये करना है तो सारे जो मतलब मर्चेंट्स होगा उसको अपना ये क्या करेगा, एक पेमेंट गेटवे प्रोवाइड करेगा और उनको ये कहेगा कि इस कार्ड स्वैपिंग मशीन से आप क्या करो, कार्ड ये करो और उसके बाद जो है कि पेमेंट हो जाएगा। लेकिन ये काफी मतलब पेचीदा है। तो उसके बाद एक नया मेथड आया है, जैसे बीच में मीडिएटर का काम किया ये वीजा और पेमेंट मतलब रुपए पेमेंट गेटवे। तो इस तरह से उन्होंने मतलब एक गेटवे बनाया, एक इंटरमीडियरीज का काम किया कि बैंक को क्या करना है, कार्ड बनाना है। तो इन्होंने बोला कि ठीक है मैं आपके लिए कार्ड बना दूंगा। मर्चेंट से जो नेटवर्किंग का काम है, तो उन्होंने क्या किया कि एक मतलब सारे मर्चेंट के साथ क्या कर दिया, एक नेटवर्किंग अंडरस्टैंडिंग कर दिया। तो इस तरह से क्या हुआ कि एक मीडिएटरी का काम किया। हाँ, ये जो मतलब ऑपरेशंस है, ये जो लिवरेज मिल रहा है या सुविधा मिल रहा है, तो इसका इन्होंने क्या किया कि एक चार्ज काफ़ी हाई पेमेंट चार्ज किया, मर्चेंट डिस्काउंट रेट पर ट्रांजेक्शन, फिर एनुअल चार्जेस फॉर डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड। तो इस तरह से हमने मतलब देखा कि किस तरह से इस वीजा ने मतलब बैंकों के लिए कार्ड बनाया और मर्चेंट से जो है कि एक नेटवर्क बनाया। उसके बाद क्या है, उसके बाद हम देखें तो एनपीसीआईएस के द्वारा एक कार्ड बनाया गया जिसका नाम है रुपए कार्ड। इन्होंने कहा बैंकों को कि ठीक है कार्ड चाहिए तो मतलब हम कार्ड बना देंगे और इस तरह से जो है कि मर्चेंट्स का जो है कि नेटवर्क में नेटवर्किंग से भी जोड़ देंगे। तो इन्होंने जो है कि जिस तरह से मतलब कि वीजा और मास्टर कार्ड के द्वारा जो हाई पेमेंट और जो चार्ज किया जाता था, तो उसके लिए क्या किया इन्होंने कि इन्होंने बोला कि हम जो है कि 40 यानी 40% लेस चार्ज करेंगे। तो इस तरह बोल सकते हैं कि रुपए लॉन्च हुआ था 2016 में, बट उसका जो पेमेंट सॉल्यूशन है वो लगातार क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। उसके बाद हम नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो ये एनपीसीआईएस का रुपए कार्ड के बारे में अगर देखें तो ये पता चलता है कि एनपीसीआईएस रुपए मतलब क्या होता है, रूपी प्लस पेमेंट, ये दो शब्दों से मिलकर के बना है। उसके बाद है ये मास्टर कार्ड और ये वीजा कार्ड चाइना यूनियंस पे है। तो रुपए का इसमें 7 पेमेंट गेटवे इन द वर्ल्ड। उसके बाद है कि इनका जो चैनल है जैसे कि एटीएम, पॉइंट ऑफ सेल और ये ऑनलाइन, तो सब में इनका ये हो गया है। उसके बाद इसमें आपको एयरपेट लॉन्च करना है या किसी भी तरह से, तो उसमें आपको मतलब मोटिवेशन के तौर पे कैशबैक वगैरह मिलता है। फिर यूज्ड बाय कमर्शियल को पीएसबी, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, इवन रेलवे डेयरीज। इसका मतलब क्या हुआ कि ये सारे जो चैनल है वो क्या कर सकता है, कार्ड बना सकता है। ठीक है, यानी कि जो भी रेलवे है, प्राइवेट बैंक है, कूप्स है, वो सारे के सारे क्या कर सकते हैं, वो कार्ड बना सकते हैं रुपए का। तो ये क्या है कि प्रधानमंत्री जनधन योजना के लिए ये क्या हो गया कि ये फ्री है।
ठीक है, फ्री में रुपए कार्ड जो है कि प्रोवाइड कर दिया जा रहा है। उसके बाद हम देखते हैं किस तरह से जो है कि जो प्रीपेड कार्ड है, डेबिट कार्ड है, हम जानेंगे आज इसके बारे में कि क्या होता है, इन सब के बीच में क्या डिफरेंस है। तो देखिए, सबसे पहले आता है प्रीपेड कार्ड। सपोज सपोज आपने अमेज़न से जाकर के एक क्या किया कि एक रिचार्ज कराया 1000 का, उसके बाद यानी 1000 का अगर आपने वाउचर खरीदा तो उसके साथ आप 1000 का क्या कर सकते हैं, अ, जो बाइंग है वो कर सकते हैं। तो इस तरह से एक प्रीपेड होता है। हमने पहले मतलब कि फर्स्ट टाइम ही क्या कर दिया कि 1000 पेमेंट कर दिया और उसका वाउचर मिला, देन हम बाइंग वगैरह कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें कोई एक्स्ट्रा पेमेंट करने का जरूरत नहीं। उसके बाद क्या है, डेबिट कार्ड। डेबिट कार्ड हमारा बैंक अकाउंट है, तो उससे हम क्या कर सकते हैं, अपना पैसा हम वहां से निकाल सकते हैं कैश में, ठीक है। और जो भी इसमें होता है कि कुछ ट्रांजेक्शन लिमिट होता है मंथली, अगर उससे ज्यादा अगर करेंगे तो चार्ज काटा जाएगा। उसके बाद है कि ये क्रेडिट कार्ड क्या होता है। तो क्रेडिट कार्ड बेसिकली, क्रेडिट कार्ड का मतलब होता है कि जो भी क्रेडिट मतलब एक तरह का लोन, सब बोरोविंग है जिसमें इंटरेस्ट लिया जाता है। उसके बाद है ये जो दिख रहा है आपको कि ये क्या है, एक एक तरह का हाइब्रिड कार्ड है। हाइब्रिड कार्ड मतलब क्या होता है कि इसमें दो चिप्स बने होते हैं, इस तरह का और एक इस तरह का। इसका मतलब क्या हुआ, एक तरफ आपका मतलब हो गया कि एक तरफ आपका ये चिप डेबिट कार्ड की तरह काम करेगा और ये दूसरे तरफ का जो है आपका क्रेडिट कार्ड की तरह काम करेगा। तो इस तरह से आप डेबिट कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि शॉपिंग करना है तो इस तरह से आप इसका जो क्रेडिट कार्ड है उससे आप क्या कर सकते हैं कि पैसे आप शॉपिंग कर सकते हैं और देन जो इंटरेस्ट है वो पेमेंट कर सकते हैं। उसके बाद है यहाँ पे कि क्रेडिट और डेबिट कार्ड को हम लोग बोलते हैं प्लास्टिक मनी। ये क्यों बोलते हैं, क्योंकि इस जो एनसीईआरटी बुक है उसमें जो है कि इसके बारे में मेंशन है कि ये प्लास्टिक मनी है, क्योंकि ये प्लास्टिक के रूप में क्या है, मनी है। तो उसके बाद हम अगले जो इसमें है कि नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड क्या होता है। नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड देखिए, इसका जो हेड है ये किस मिनिस्ट्री के अंदर में आता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। ये पहला मतलब कि खुद देशी जो है कि डेवलप वन नेशन वन कार्ड मॉडल है और किसके द्वारा बनाया गया है, सीडेक, कंप्यूटर डेवलपमेंट एडवांस कंप्यूटिंग। फिर है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और उसके बाद है एनपीसीआई एंड बैंक्स, बहुत सारे बैंक्स ने भी इसको हेल्प किया है। उसके बाद इसमें 3 कंपोनेंट्स होता है। जैसे पहला कंपोनेंट है एनसीएमसी कार्ड, यानी नेशनल, इसमें क्या होता है, ये बैंक इशू कर सकती है। इसमें जो है कि क्रेडिट और डेबिट कार्ड दोनों हो सकता है। प्रीपेड, इसमें पहले से ही हम क्या कर सकते हैं, पेमेंट करके इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी ये बेसिकली हम कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं, मेट्रो, बस है, सबअर्बन रेलवेज है, टोल प्लाजा है, स्मार्ट सिटी पेमेंट करना है, रिटेल शॉपिंग करना है, तो इस एनसीएमसी कार्ड से हम क्या कर सकते हैं, यानी नेशनल मोबिलिटी कार्ड से हम पे क्या कर सकते हैं, पेमेंट कर सकते हैं। फिर उसके बाद आया था ये स्वीकार, यानी कि ऑटोमेटिकली फेयर कलेक्शन सिस्टम। अब उसके बाद ये स्वचालित। स्वचालित क्या होता है कि सपोज के मेट्रो में हम क्या करते हैं कि अगर जाते हैं तो वहाँ एक ऑटोमेटेड गेट होता है। अगर वो स्वागत इस तरह का रिचार्ज होगा, एक पेमेंट होगा, तो ये क्या होगा कि ये गेट अपने आप ही खुल जाएगा सेंस करने के बाद। उसके बाद पिछले जो क्वेश्चंस दिया गया है तो उसमें देखिए क्या है, क्या बोला है कि फाइंड करेक्ट स्टेटमेंट्स, यानी पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआईएस हेल्प्स इन प्रमोटिंग द फाइनेंशियल इंक्लूजन इन द कंट्री। उसके बाद है कि एनपीसीआईएस हैज लॉन्च रुपे ए कार्ड पेमेंट स्कीम। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा सही है। तो इसमें देखिए, इसका सही उत्तर है कि ये दोनों ही करेक्ट स्टेटमेंट है। तो पहला देखिए क्या बोला था कि पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया हेल्प्स इन प्रमोटिंग द फाइनेंशियल इंक्लूजन इन द कंट्री, तो बिल्कुल सही है। ये इनडायरेक्टली क्या करता है कि जो बैंक के साथ जो एक्सेस है उसको क्या करता है, इंक्रीज करता है। और एनपीसीआईएस के द्वारा ये भी है
ये क्या है कि बनाया गया है इस रुपए कार्ड को, ठीक, फॉर कार्ड पेमेंट। तो इस तरह से आपका दोनों स्टेटमेंट क्या है, सही है, तो इसलिए हमारा आंसर क्या हो गया, सी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो टॉपिक्स है, ये कार्ड टेक्नोलॉजी क्या होता है। देखिए सबसे पहले हम जब 1960 में था तो उस समय चलता था ये मैग्नेटिक स्ट्रिप वाला, मैग्नेटिक स्ट्रिप मेथड। तो इस मैग्नेटिक स्ट्रिप में समस्या था कैसे कि सपोज आप स्वैपिंग कर रहे हैं तो हो सकता है कि ये स्वैपिंग करने के बाद क्या हो कि ये कोई क्लोनिंग कर ले, डुप्लीकेशन कर ले, स्कीम फ्रॉड वगैरह हो सकता है। या आप किसी मर्चेंट के पास आप जा रहे हैं तो कोई उसका ये देख ले, नंबर देख ले, तो वगैरह वगैरह, इस तरह से क्या हो सकता है, ये मतलब क्लोनिंग हो सकती है या स्कीम फ्रॉड का खतरा रहता है। तो आरबीआई क्या किया, 1 जनवरी 2019 से इसको स्टॉप करने की बात है। ये कहाँ से पावर आता है आरबीआई को, तो आपको पता है पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट के तहत इसको पावर है। उसके बाद जो है कि क्या आया, ईएमवी यानी कि यूरो पे मास्टर कार्ड, मास्टर वीजा कार्ड। इसमें क्या होता है कि इसमें चीप यानी कि चीफ इंफ्रास्ट्रक्चर विद इंक्रिप्शन, डायनामिक डाटा स्टोरेज, आरबीआई ऑर्डर माइग्रेशन 2013 फाइनली 1/1/2009। उसके इसमें डायनामिक डाटा स्टोरेज है, यानी कि चिप में आपका सारा डाटा जो है कि स्टोर रहेगा। और ये ईएमवी जो है यानी कि कॉन्टैक्ट मस्ट रिमेन इनसाइड टर्मिनल, यानी कि जो भी कॉन्टैक्ट है इसमें कि आराम से ये टर्मिनल के इनसाइड में होगा। ये कॉन्टैक्टलेस होगा, सिंपली अगर कार्ड को टर्मिनल के साथ या ये टैप किया जाए तो ये क्या हो जाएगा कि ये सिंपली पेमेंट हो सकता है। तो ये कुछ टेक्नोलॉजी है जो हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी में इसको देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे है कि 3D सिक्योर टेक्नोलॉजी, 3D सिक्योर टेक्नोलॉजी, तो इस चीज़ को हम यहाँ पे नहीं करेंगे क्योंकि ये हमारे लिए यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है। अमेजन पेमेंट एटसेट्रा सिक्योर कार्ड, कभी कभी आप सपोज की जाते हैं मतलब अमेजन पे, तो क्या होता है कि आपके कार्ड डिटेल्स को क्या करता है, वो मांग लेता है। क्यों कार्ड डिटेल्स को मांगता है, क्योंकि आपको ये एश्योर कराने की कोशिश करता है कि वो नेक्स्ट टाइम जो है कि ये कार्ड डिटेल्स भरने में जो समय लगता है उसको वो खत्म करने की बात करती है, और उसके बाद मतलब फास्टर पेमेंट की बात करता है। लेकिन इसमें क्या होता है, सपोज कि अगर ये वेबसाइट अगर हैक हो जाता है तो ये एक बहुत बड़ी समस्या हो सकती है। अगर ये हैक हो जाएगा तो कोई भी जो डिटेल्स है वो निकाल सकता है। तो इसके लिए क्या हुआ कि आरबीआई ने एक टोकनाइजेशन का मतलब ये किया। इसमें क्या है कि टोकनाइजेशन में कि सब डेबिट कार्ड नंबर या इस तरह से पेमेंट गेटवे पोर्टल जो भी है तो वो अपना उसको सेक्रेट करके रख सकता है, और वहाँ आपको एक मिलेगा एक टोकन नंबर, और उस ओरिजिनल कार्ड डिटेल के अलावा तो उस टोकन नंबर से हम क्या कर सकते हैं कि जैसे अमेजन पे है या जो भी है तो उसको हम क्या कर सकते हैं कि वो टोकन नंबर दे सकते हैं, और इस तरह से हमारा ओरिजिनल जो कार्ड है उसका जो मतलब इंफॉर्मेशन है वो हम देने से क्या रहेंगे, बच जाएंगे। ठीक है, इस तरह से हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो सपोज कि अगर ये हैक हो जाता है और हैकर्स अगर हो भी जाता है तो हैकर कब नहीं मतलब कि वो जान नहीं पाएगा ओरिजिनल कार्ड और एक्सपायरी डेट वगैरह वगैरह, सीवीवी नंबर। और ये जो फिजिकल जो ऑफलाइन है स्टोर, ये कैंट प्ले मिसचिफ, और जो सिंपल सा मतलब कि फिजिकली भी ऑफलाइन अगर स्टोर चाहे तो इसको नहीं कर सकता है। उसके बाद हम आगे बढ़े तो टेलर मशीन या एटीएम्स। तो एटीएम, ये जो एटीएम्स का नेटवर्क है ये किसके द्वारा इसको गवर्न किया जाता है, तो ये एनएफएस यानी नेशनल फाइनेंशियल स्विच के द्वारा इसको ये नेटवर्क को मेंटेन किया जाता है। एटीएम्स का सॉफ्टवेयर बनाना है तो उसमें कौन सा विंडो है या लिनक्स का इस्तेमाल होगा। फिर 2016-17 में जो है कि हिटैची मशीन विथ विंडोज 7 गोट है। एक बार क्या हो गया था कि हिटैची मशीन जो विंडोज 7 था वो क्या हो गया, हैक हो गया।
उसके बाद सीडेक को प्रोजेक्ट मिला, भारत ऑपरेटिंग सॉल्यूशंस को, बॉस को, लिनक्स कुड बी यूज इन फीचर्स, तो उसको जो है कि बाद में फीचर लिनक्स को इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन ये सब हमारे लिए जो है कि इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं इस लेक्चर में। तो ये जो पूरा नेटवर्क है एटीएम्स का, तो ये हमने देखा कि ये एक एनपीसीआईएस का जो एनएफएस है उसको इस एटीएम्स नेटवर्क है उसको क्या करता है, ये रन करता है, ठीक है। अब यहाँ पे हमें समझने वाली बात ये है कि ये बैंक किस तरह से एटीएम को गवर्न करता है या मतलब कंट्रोल करता है, उसके बारे में देखते थे। उसमें क्या होता है कि 3 टाइप्स के लेवल होते हैं एटीएम्स के। तो एक होता है बैंक लेवल, सपोज कि मतलब एसबीआई का अपना जो एटीएम है, तो वो अपने रूम में इसको क्या किया हुआ है या अपने ऑफिस में ही एक एटीएम है, और उसका जो मेंटेनेंस है, जो सिक्योरिटी, सबका जो पेमेंट होगा वो कौन करेगा, आरबीआई करेगा। यानी कि उसको खुद क्या करेगा, इट सेल्फ ऑन्स एंड ऑपरेट्स, ये पूरी जिम्मेवारी एसबीआई का। उसके बाद है ब्राउन लेवल। ब्राउन लेवल में क्या होता है कि ब्राउन लेवल में जैसे कि बैंक कहीं भी जाकर के उस एटीएम बना सकता है, और एटीएम बनाने के बाद क्या होगा कि उसको आउटसोर्स कर दिया जाएगा, यानी कि उसको जा करके मतलब कि एसबीआई के गाड़ी जा करके और वहां पे क्या करेगा, पेमेंट ये करेगा, मतलब पैसा वगैरह डालने का काम होगा। फिर वाइट लेवल में क्या होता है, कोई भी जैसे कि नॉन बैंकिंग है तो नॉन बैंकिंग उसको क्या कर सकता है इस तरह से कि अपना एटीएम सर्विस प्रोवाइड कर सकता है। और ये जो मतलब ये जो नॉन बैंकिंग होते हैं तो ये इनका टाई अप होता है फेडरल बैंक से, यानी कि इनका जो बैंक होता है वो कौन होता है, फेडरल बैंक होता है, और आंसर सीधे बोल सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से देखा। उसके बाद हम नेक्स्ट में देखते हैं कि ये माइक्रो एटीएम या देसी जुगाड़ क्या होता है। ये जैसे गांव में क्या होता है कि बैंक मित्र या शॉपकीपर होता है जो क्या करते हैं कि आपको कैश प्रोवाइड करते हैं मैनुअली, यानी कि आप क्या करते हैं, बस सिंपल, इसमें किसी तरह का कोई पीओएस मशीन या कार्ड रीडर वगैरह नहीं चाहिए होता है। सिंपल जो है कि अगर आप फिंगरप्रिंट या आधार कार्ड से आप क्या कर सकते हैं, पैसे निकाल सकते हैं। और ये जो मतलब इंस्ट्रूमेंट होता है, इसके लिए क्या किया, बजट 2017 में इसकी मैन्युफैक्चरिंग के लिए उस पर क्या हुआ, इसके इंपोर्ट पर 0% कस्टम लगाया गया, एक्साइज ड्यूटी, ताकि इस चीज को ज्यादा से ज्यादा इंकरेज किया जा सके। तो दोस्तों हमने इस लेक्चर को जो है कि कंप्लीट कर लिया है। जितना भी इम्पोर्टेंट सेक्शन था, जितना भी इम्पोर्टेंट चीज था उसको हमने देखा है, और जो भी इम्पोर्टेंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से था उसको हमने बहुत ही बारीकी से देखा है। तो यहाँ पे हम इस लेक्चर को हम समाप्त करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बार फिर से मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपको ये लेक्चर्स यूजफुल या बेनिफिशियल लगता है तो आप प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ इस लेक्चर को जरूर शेयर करें और हमें इनकरेज करें, ताकि और भी हम इस तरह का यूजफुल वीडियो आपके साथ ये शेयर करते रहें। तो दोस्तों तब तक के लिए जो है कि हम अगले लेक्चर में फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।